आज बेटा हमारा जो विषय है वो आरोह चल रहा है, गद्य भाग। और आज उसमें हम पढ़ेंगे गलता लिखा। शेखर जोशी द्वारा लिखा हुआ पाठ है हमारा गलता लिखा। इसमें शेखर जोशी जी ने जो जातीय अभिमान है, जातिगत भेदभाव है, उसके बारे में बताया है। उसके संबंधित यहाँ एक इस पाठ को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। सबसे पहले मैं बता दूं, अब इतना नहीं होता। पहले जात पात का भेदभाव बहुत अधिक था। यहाँ तक कि निम्न जाति वाले लोग ऊंची जाति वाले लोगों के सामने किसी ऊंचे स्थान पर, चारपाई पर या कुर्सी पर भी बैठ नहीं सकते थे। उन्हें जमीन पर बैठना पड़ता था। कैसी व्यवस्था थी? जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो अपने को ऊंची जाति का मानते थे, वो नीची जाति के पास जाने में भी एक अपने आप को संकुचित महसूस करते थे। कितना जातिगत भेदभाव था समाज में। धीरे धीरे ये जातिगत भेदभाव अब समाप्त होता जा रहा है और बहुत अच्छी बात है कि अब इतनी जात पात की भावना नहीं है। पूरी तरह से तो हम ये नहीं कह सकते कि समाज में ये जातिगत भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो गया, लेकिन कहीं न कहीं यह बहुत कम होता जा रहा है दिन पे दिन। आज लोग जाति को नहीं, कार्य पर ध्यान देते हैं। तो ये पाठ उसी से संबंधित है। यहाँ पर जो मैं आपको सबसे पहले बताने जा रही हूँ इस पाठ का सारांश, क्योंकि जब आपको पाठ का सारांश पता होगा, पूरी आपको समरी पता होगी, तो आप इसके बारे में सारी जानकारी और आपको पाठ पढ़ना भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने इस पाठ को कुछ पॉइंटों में बनाया है। कुछ पॉइंट दिए हैं विशेष, जिनसे पूरे पाठ की समरी आपको कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं शेखर जोशी द्वारा लिखित गलता लोहा, जो मैंने बताया अभी, जो जातीय अभिमान के पिघलने की कहानी है कि किस तरह से एक स्तर पर जाकर जातीय अभिमान समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जब हमारी शुरुआत होती है पाठ की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसे मैंने पॉइंटों में बनाया है। सबसे पहले मोहन धनराम लोहार के यहाँ ये पात्र हैं। मोहन धनराम जो लोहार का पुत्र है, मोहन जो एक पुरोहित का पुत्र है, ये मुख्य पात्र हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। वंशीधर जो मोहन के पिता हैं और व्यवसाय से पुरोहित हैं। पुरोहित जानते हो, जो पूजा पाठ का काम करते हैं, उन्हें पुरोहित कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा पाठ शुरू होता है मोहन धनराम लोहार के यहाँ, कि मोहन अपने घर पर है और जब वो अपने घर पर होता है तो उसके पिता प्रोत्साही करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करते हैं। आज भी वृद्ध हो चुके हैं, पूजा पाठ के कारण बहुत लोग उन पर श्रद्धा रखते हैं, तो उनका सम्मान करते हैं और अधिकतर कार्य पूजा पाठ के उनसे कराते हैं। चढ़ाई होने के कारण, पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ाई होने के कारण अब वो कहीं आने जाने में अपनी असमर्थता जाहिर करने लगे हैं। तो मोहन को घर पर देखकर वो उससे प्रत्यक्ष न कहकर कहते हैं कि आज मुझे अपने यजमान के यहाँ जाना था, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, चढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। तो उनका सीधा मतलब था कि मेरी जगह जो उनका बेटा है, पुत्र है मोहन, वो उस कार्य को संभाल ले, वो वहां पर चला जाए। मोहन ये सब सुनता है, लेकिन उसे अनसुना करके वो हसिया लेता है। हसिया जानते हो, जो फसल काटने के लिए, चारा काटने के लिए, जिसे दूसरे रूप में दराती भी कहते हैं आम लोग इधर के क्षेत्र में, उसे लेकर खेत पर जाने के लिए निकलता है और उसमें उसे तेज कराने के लिए, धार लगवाने के लिए वो धनराम लोहार के यहाँ जाता है। क्योंकि जो इस तरह के काम होते थे, हंसिए पर धार लगाना, लोहे से संबंधित काम, वो लोहार करते थे। वो धनराम लोहार के यहाँ जाता है। और मैंने पहले बताया धनराम उसका स्कूली मित्र था। स्कूल में वो एक कक्षा में कुछ समय तक, हर तीसरी कक्षा तक साथ पढ़े थे। तो उसके यहाँ जाता है और वहां जाकर एक कनस्तर पर बैठ जाता है। अब यहाँ पर देखो कि वो पुरोहित का बेटा है, ब्राह्मण परिवार से है, और किसके यहाँ जाकर बैठ जाता है? एक लोहार के यहाँ, जिसे नीची जाति का माना जाता था, वो वहां जाकर बैठ जाता है। पहला हमारा पाठ यहाँ से शुरू होता है।
जब वो वहां दोनों मित्र मिलते हैं तो सीधी सी बात है, जब कोई स्कूली मित्र साथ मिलता है तो हमें क्या आने लगती है, स्कूल जीवन की यादें। तो फिर वो दोनों बैठकर क्या करते हैं, स्कूली जीवन की यादें, वो स्कूल के जीवन की याद करते हैं, पिछली बातें करते हैं। कैसे त्रिलोक सिंह मास्टर थे जो गणित पढ़ाते थे, कैसे वो बेंच लगाते थे, और उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जिस बच्चे की पिटाई करते थे जिस डंडी से, उस डंडी को उस बच्चे से ही मंगवाते थे। ये उनकी विशेषता थी। आज का समय नहीं था, आज के समय में तो मारना पीटना, फिजिकली मेंटली टॉर्चर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन पहले टीचर के भाव भी अलग होते थे, इस तरह के नहीं होते थे। तो वो वहां पर उन सारी बातों को याद करते हैं। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, क्लास का मॉनिटर था, और जो मास्टर जी थे वो मोहन से, जो अगर कुछ सुन रहे हैं और मोहन सुना देता है, बाकी बच्चे नहीं सुनाते हैं, तो मोहन से उन्हें उनकी पिटाई लगवाते थे, चांटे लगवाते थे उनसे। और कोई बुरा नहीं मानता था इस बात का, ठीक है इसने सुना दिया, हमने नहीं सुनाया। आज की तरह कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनता था। वो सारी बातें स्कूल जीवन की कैसे याद करते हैं। कैसे तिहरे का पहाड़ा, जो धनराम था, पढ़ाई में कमजोर था और गणित तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तिहरे के पहाड़ा उसे कभी याद नहीं हुआ था। तो किस तरह से वो सारी अपनी स्कूली यादों में खो जाते हैं। तो उसके बाद आता है आपका धनराम का लोहार बनना। धनराम कैसे लोहार बना, वो भी पढ़ाई करता था, और जब वो पढ़ाई करता था धनराम, मैंने बताया कि वो मोहन का साथी था पढ़ने में। धनराम पढ़ाई करता था लेकिन पढ़ाई में उसका ज्यादा दिमाग नहीं था। जो गणित के मास्टर जी थे वो उसे कितनी भी कोशिश करने के बाद तिहरे का पहाड़ा याद नहीं करा पाए। तिहरे का उसे मतलब शारीरिक रूप से दंड देकर भी, मानसिक रूप से उसे इस तरह के वाक्य कहकर भी, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, मतलब तो लोहार का बेटा है तो तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, पढ़ नहीं सकता। इस तरह के वाक्यों के बावजूद भी वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाता। और क्या होता है, धीरे धीरे उसके पिता भी उसे लोहार की दुकान पर, लोहार के काम में उसे अपने साथ बिठाने लगते हैं। यहाँ तो मास्टर जी की मार पड़ती है ना सुनाने पर, और वहां उसके पिता उसे धोखनी चलाना, जो भी है धार लगाना, कैसे धार लगाते हैं, वो सारे कार्य सिखा रहे थे। और जब वो कहीं भी गलती करता था तो मास्टर जी तो यहाँ डंडे से पिटाई करते थे, वो तो वहां हाथ में जो भी आता था उसी से उसके पिता उसकी पिटाई करते थे। दोनों जगह उनकी दो तरह की उसकी पढ़ाई चल रही थी। जो घर पर था वो लोहार की सारी बातें उसे सिखाई जा रही थी, और जो स्कूल में था वो मास्टर जी उसे चाहते थे आगे पढ़े, लेकिन वो कोशिश करने पर भी आगे नहीं पढ़ पा रहा था। और एक समय ऐसा भी आया कि उसके पिता चल बसे धनराम के, और जो उनका स्थान था वो धनराम ने संभाल लिया, अर्थात धनराम अपने पिता की जगह लोहार का कार्य करने लगा। तो ये यहाँ पर आया। इसके बाद आता है मोहन का संघर्ष में जीवन। मोहन का संघर्ष में जीवन क्या था, मोहन एक पुरोहित का बेटा था, पढ़ने में बहुत होशियार था, और फिफ्थ तक पढ़ने के बाद, 5वीं क्लास करने के बाद इतना ज्यादा पढ़ाई में तेज था कि उसके मास्टर जी त्रिलोक सिंह जी भी कहते थे कि वो कोई बड़ा अफसर बनेगा, इतना होशियार था पढ़ने में। और छात्रवृत्ति मिली, स्कॉलरशिप मिली, और उसके पिता ने उसका दाखिला स्कूल में करा दिया। लेकिन स्कूल 4 किलोमीटर दूर था। 4 किलोमीटर दूर होने के साथ साथ चढ़ाई, 2 किलोमीटर की तो चढ़ाई थी। रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती थी, और नदी पार करके फिर आप जाते समय भी और आते समय भी नदी पार करनी पड़ती थी। इतना होने के बाद भी जब वो लौटकर घर आता मोहन, तो उसके पिता विद्या चाहने वाले बच्चों के तरह तरह के उदाहरण देकर उसे उत्साहित करते थे, कहीं ये निराश ना हो जाए, हताश ना हो जाए। जो छोटा बच्चा है 2 किलोमीटर चढ़ाई करके जाता है, नदी पार करके जाता है, इसी तरह वो आता है। तो उसे कुछ ऐसे बच्चों के उदाहरण देकर उसे उत्साहित करते रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो नदी पार कर रहा था, और नदी में तो जल स्तर कभी भी बढ़ जाता है, तो वहां कुछ घास काटने वाले घसियारे भी नदी पार कर रहे थे, और अचानक नदी का बहाव तेज हो गया, नदी में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, और बहाव के साथ जैसे तैसे वो किनारे पर लगा। और जब उसने ये बात अपने घर आके बताई तो उसके पिता बहुत डर गए, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन नदी का बहाव तेज हो। तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया, स्कूल भेजना ही बंद कर दिया। कितने निराश थे, जो होनहार पुत्र था, कुछ बनना चाहता था,
पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन अभावों के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। ये था उसका संघर्ष में जीवन। अब है मोहन लखनऊ में। इसी बीच में क्या हुआ, गर्मी की छुट्टी पड़ती है, जैसे अब तो बहुत ज्यादा दिन स्कूल नहीं बंद होते, पहले 1 महीने के लिए, 1 महीने 20 दिन के लिए लगभग स्कूल बंद हो जाते थे, 2 महीने बोलते थे। तो उसमें एक उसी गांव का रमेश नाम का युवक था जो लखनऊ में रहता था। और जब उन पुरोहित ने, वंशीधर ने, मोहन के पिता ने अपनी ये सारी बातें उसे बताई, तो वो कहने लगा कि कोई बात नहीं, यही तो एक दूसरे का सहारा होता है, इसे तुम मेरे साथ लखनऊ भेज दो और मैं इसे लखनऊ ले जाकर इसकी आगे की पढ़ाई पूरी कराऊंगा। तो उनके पिता को तो मानो भगवान मिल गया। उन्होंने तो उसकी बहुत तारीफ की, बड़ी सहानुभूति दिखाई, कृतज्ञता प्रकट की कि जातिगत मतलब जाति का यही सहारा होता है। और वो मोहन जो एक गांव का सीधा साधा सकुचा सकुचा रहने वाला लड़का था, वो रमेश के साथ लखनऊ चला गया। लेकिन लखनऊ जाकर तो उसका जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया कि जो रमेश यहाँ से उसे पढ़ाने के लिए लेकर गया था, वो उसे वहां केवल एक घरेलू नौकर बनाकर रख दिया। केवल वो घर के कामकाज करता था, ये ला दे, वो ला दे, ये कर दे, वो कर दे, इस काम में एक घरेलू नौकर की तरह उसका प्रयोग किया जाने लगा। यहाँ तक कि अपने घर के काम के साथ साथ जो आसपास रहने वाले लोग थे वो भी उसे काम बताने लगे। और उसका कहीं एडमिशन नहीं कराया गया, उसके बार बार कहने पर एक छोटे से स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया गया। और घर के कामकाज करते करते, ये घरेलू कामकाज करते करते वो किसी तरह पास होता गया। लेकिन उसने ये सारी बातें अपने पिता को नहीं बताई, क्योंकि उसका मानना था अगर ये सारी बातें अपने पिता को बताएगा तो उसके पिता और भी अधिक दुखी हो जाएंगे। यहाँ तक कि रमेश अपने स्वार्थ के लिए गर्मी की छुट्टी में अगर उसका परिवार गांव नहीं आता था तो वो रमेश को भी गांव नहीं भेजता था। क्यों नहीं भेजता था कि रमेश अगर गांव चला गया छुट्टियों में तो घर का कामकाज कौन करेगा। देखो यहाँ कितनी बड़ी स्वार्थता के लिए किसी के जीवन का जो आधार है उसे समाप्त किया जा रहा था। कितना बड़ा शोषण था। और उसे किसी तरह से 8वीं पास की, आगे कोई प्रवेश नहीं दिलाया और ये कह दिया गया MA BA भी बेकार घूम रहे हैं, आगे पढ़ के क्या करोगे। एक तकनीकी स्कूल में, ITI स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया। अब वहां तकनीकी स्कूल में जो भी पढ़ाई करता वही घर के काम करने के साथ साथ किसी तरह उसकी शिक्षा पूरी की। और जब वो गांव में वहां फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा, और वहां एक बेरोजगारी की समस्या भी यहाँ कि चक्कर लगा लगा कर भी उसे कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। और जब वो वापस गांव में आया और उसके पिता को, आगे है आपका तकनीकी शिक्षा और बेरोजगारी बता दिया, अब है वंशीधर का दुख। वो गांव में नौकरी नहीं मिलती, गांव में आता है और गांव में आने के बाद जब वंशीधर को उसकी सारी बातों का पता चलता है तो वंशीधर बहुत दुखी हो जाते हैं। वो तो गांव में हर एक से ये कहते घूमते थे मेरा बेटा तो अफसर बनकर आएगा, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो वो दुखी होकर रह गए। एक पिता जो अपने पुत्र से इतनी आशा लगाए हुए था, और जब उसे पता चलेगा कि उसका पुत्र तो कुछ है ही नहीं, उसे तो आगे की पढ़ाई वहां नहीं कराई गई, किस तरह उसका प्रयोग किया गया, तो उसे बहुत दुख हुआ, वो बहुत दुखी हो जाता है। अब ये सारी बातें होने के बाद अब मोहन कहाँ बैठा हुआ है, मोहन कहाँ बैठा था हथिया लेकर अपनी धनराम की दुकान पर, धनराम के वहां जहाँ लोहार का काम करता है, तो वही वो बातें कर रहे थे। तो मोहन द्वारा लोहे की छड़ को गोल करना, गोल मोड़ना। अब उसने देखा जब धीरे धीरे दोनों बातें भी कर रहे थे स्कूली जीवन की, और जो धनराम था वो अपने काम में भी लगा हुआ था, वो एक लोहे की छड़ को आग में तपाकर और उस पर बार बार प्रहार कर रहा था, लेकिन पकड़ ठीक ना होने के कारण वो उसे गोलाकार रूप नहीं दे पा रहा था जिसे वो गोलाकार रूप देना चाहता था। ये सारी चीजें वहां बैठा मोहन देख रहा था, और मोहन अचानक एकाएक उठा और उसने उसे ठीक से पकड़ा और ऐसी नपी तुली चोट मारी उस लोहे के छड़ पर कि उसने गोलाकार रूप ले लिया, उसने गोलाकार रूप ले लिया। अब ये देखकर जो
उसका मित्र था, जो उसका मित्र था धनराम, वो आश्चर्य में पड़ गया। एक पुरोहित का बेटा और मेरे यहाँ आकर मेरा कार्य करने लगा। कैसे उसने हथौड़ी लेकर एक ही चोट में उसे गोल बना दिया। उससे भी ज्यादा उसे आश्चर्य था कि वो उसके यहाँ बैठा था, क्योंकि ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों में जिन्हें निम्न माना जाता था, उनके यहाँ अगर जाते भी थे तो बैठना तो दूर, खड़े खड़े अपना काम करवा कर आ जाते थे, बताकर आ जाते थे। और वो वहां बैठा उससे बातें कर रहा था। बातें ही नहीं की, उसने उस छड़ को गोलाकार रूप भी दे दिया। तो वो तो आश्चर्यचकित हो गया, उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मोहन की संतुष्टि, मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहाँ बैठा है, वो उसका मित्र है, वो कहाँ बैठा है, नीचे जाते नहीं, उसकी आंखों में तो एक सृजक की चमक थी कि उसने कुछ नया बनाया। जो वो बनाना चाहता था उसने उसे बना दिया। उसे जातीय अभिमान से कोई मतलब नहीं था। मोहन को इस समय जातीय अभिमान से कोई मतलब नहीं था। उसे ये नहीं था मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, यहाँ क्यों हूँ, मैंने एक लोहार के बेटे के यहाँ ये लोहे का कार्य क्यों किया, इस सब से उसे कोई मतलब नहीं था। उसे तो अपनी जो उसने कार्य किया और सही कार्य किया उसकी संतुष्टि थी कि मैं जो चाहता था, इसको एक गोल रूप देना चाहता था, मैंने उसे गोलाकार रूप दे दिया, इससे उसे संतुष्टि थी। तो आपने अभी देखा कि कैसे एक पुरोहित का बेटा अपने जातीय अभिमान को भूलकर, उसका जातीय अभिमान कोई मायने नहीं रखता, तो जातीय अभिमान को भूलकर अपने रचनात्मक कार्य की ओर बढ़ जाता है। उसे ये नहीं लगा कि मैंने लोहार के यहाँ बैठा हूँ, ये क्या लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बल्कि धनराम को लग रहा था, जो उसका मित्र था, कि ये यहाँ कैसे मेरे यहाँ आकर बैठ गया, और बैठने के साथ साथ इसने इस छड़ को गोलाकार रूप दे दिया। तो ये एक पाठ था, पिता गलता लोहा। अब लोहा कैसे गल रहा था, जातीय अभिमान को पिघलते हुए दिखाया है कि जातीय अभिमान कैसे उसका दूर हो गया। मोहन को अंत में जब उसने उस छड़ को गोलाकार रूप दिया तो उसे जाति से कोई मतलब नहीं था, वो कहाँ बैठा है, किस जाति में बैठा है, कौन सा कार्य करा, उसे तो एक जो उसने चीज बनाई, जो रचनात्मक कार्य किया, उसके मन को उसकी संतुष्टि थी कि वो जो चाहता था उसने उसे वैसा रूप दिया। तो ये था आज आपका पाठ, आपका गलता लोहा, शेखर जोशी जी ने, जिसमें जातीय भेदभाव और कम होते जातीय इस भेदभाव को दर्शाया है। ठीक है बेटा, ये था आपका सारांश।